हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज से हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 4। इसमें है परमाणु की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो फ्रेंड्स, हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं, है ना। और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिससे वे बने हैं। तो फ्रेंड्स, अब प्रश्न ये उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। और दूसरा प्रश्न कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे छोटे और भी घटक विद्यमान होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ठीक है, तो हम अपरमाणु कणों और परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, कई साइंटिस्ट ने जो मॉडल प्रस्तुत किए उनको हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना, है ना। और परमाणुओं की संरचना को उनके प्रयोग के आधार पर फिर समझाया गया। तो फ्रेंड्स, परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत और विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। 4.1 पदार्थों में आवेशित कण। फ्रेंड्स, इस 4.1 में हम जानेंगे कि पदार्थ जो हैं उनमें आवेशित कण विद्यमान होते हैं या नहीं। ठीक है, तो पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है सूखे बालों पर कंघी करेंगे। क्या कंघी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करेगी? हाँ, बिल्कुल। जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों, कागज़ के जो टुकड़े हैं उनके पास लाते हैं, तो उसमें कागज़ के जो टुकड़े हैं वो चिपक जाते हैं। और इसी तरह एक और उदाहरण है कि कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हैं और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाएंगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इन दोनों एग्जाम्पल से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है ना। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि कांच की छड़ के बारे में, और ये जो बाल में जो कंघी रगड़ते हैं वो वाले एग्जाम्पल को हमने किसमें पढ़ा था? क्लास 8 में पढ़ लिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आवेश आता कहाँ से है? तो इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य हैं और आवेशित कणों से बने हैं, है ना। डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ परमाणुओं से बने हैं और वो अविभाज्य हैं, जबकि आगे जो प्रयोग होते गए उससे सिद्ध हुआ कि परमाणु विभाज्य हैं और आवेशित कणों से बने हुए हैं। ठीक है, तो परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि उसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता किसने लगाया? जे टॉमसन ने लगाया। ठीक है, और उससे पहले, मतलब जे टॉमसन के पहले इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी किसने दी? सबसे पहले तो ई गोल्डस्टीन ने। कौन से सन में? 1886 में। तो उन्होंने बताया कि एक नए विकिरण की खोज की उन्होंने, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। ठीक है, क्या किया उन्होंने? एक नए विकिरण की खोज की जिसका नाम पड़ा केनाल रे। ठीक है, और ये किरणें क्या होती हैं? तो ये धन आवेशित होती हैं। ठीक है, जिसके द्वारा दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। ओके, तो इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है।
और इसको प्रोटॉन नाम दिया गया। ठीक है सॉरी। और सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E और प्रोटॉन को P के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश धन 1 लिया जाता है। मतलब प्रोटॉन में क्या होते हैं, धन आवेश होते हैं। ठीक है, और इसको 1 इकाई के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब इसका इकाई जो द्रव्यमान है वो 1 होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश ऋण 1 माना जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि प्रोटॉन में धन आवेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, ओके, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं, है ना। मतलब किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन धन आवेश और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, है ना, आवेशित होते हैं, जो परस्पर एक दूसरे को आवेशों को संतुलित करते हैं। और यह भी पता चला कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है ना, और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। ओके, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस प्रश्न का उत्तर आगे के पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है 4.2 परमाणु की संरचना। अब हम देखेंगे कि परमाणु की संरचना क्या होती है और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 3 में जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा। उनके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह माने जाने लगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित हैं, और इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। ठीक है, और जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। ओके, तो चलिए जानते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, कैसा था। 4.2 का 1 टॉमसन का परमाणु मॉडल। फ्रेंड्स, टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो कैसा था, तो क्रिसमस केक की तरह था। और उनके अनुसार, मतलब टॉमसन के अनुसार, परमाणु एक धन आवेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। ठीक है, तो इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, तरबूज के उदाहरण से। ठीक है, तो जिसके अनुसार क्या था कि परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग, मतलब लाल भाग की तरह बिखरा था। ओके, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीजों की भांति धंसे थे। मतलब ये जो धनात्मक भाग है इसको आप तरबूज समझ सकते हो, इसका खाने वाला भाग लाल भाग, और ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच बीच में जो इसके अंदर धंसे हुए हैं वो तरबूज के बीज की भांति उन्होंने जो मॉडल बताया उसके अनुसार। ठीक है, तो ये क्या था, यही टॉमसन का परमाणु मॉडल था। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि ये परमाणु का संपूर्ण गोला जो है वो धन आवेशित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम थोड़ा सा जे टॉमसन के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन का जन्म कब हुआ, 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीमच हिल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण इनको 1906 में, कब, 1906, ये दिख नहीं रहा है आपको, ये 1906 है,
में इनको नोबेल पुरस्कार मिला भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। और 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी थॉमसन के बारे में। चलिए देखते हैं उन्होंने जो मॉडल प्रस्तावित किया था उसकी विशेषताएं क्या थी, है ना, और उन्होंने क्या बताया, यही देखते हैं। तो पहला है परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि परमाणु जो है धन आवेशित गोले की तरह होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। दूसरा उन्होंने क्या बताया, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, ठीक है। चलिए इसको आगे हम समझेंगे। फ्रेंड्स, थॉमसन ने के परमाणु मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, पर दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसे कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे क्या है, 4.2 का 2 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के लिए इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं, ठीक है। उन्होंने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, तो उनके प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। तो उन्होंने क्या किया, तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को किस पर टकराया, सोने की पन्नी मतलब गोल्डन फॉइल पर टकराया, ठीक है। तो उन्होंने सोने की पन्नी किस लिए चुनी, तो इसलिए चुनी क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहते थे, ठीक है। और सोने की यह पन्नी जो है वो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी और जो अल्फा कण है वो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं और ये धन आवेशित होते हैं, और चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है, ओके। और फिर यह अनुमान था उनका कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, ठीक है। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉनों से बहुत अधिक भारी थे इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। चलिए उनके प्रयोग को थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं कि उनका जो प्रयोग था वो किस प्रकार से था। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो गोल गोल देख रहे हो ये सोने के परमाणु हैं, ठीक है। और ये जो किरणें आ रही हैं, है ना, ये क्या है, यही अल्फा कण है, इसी को उन्होंने सोने की पन्नी पर गुजारा था। तो क्या हुआ फिर, तो उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया उसमें जो उन्होंने आशा की थी कि अल्फा कण जो प्रकीर्णन था उन्होंने आशा किया था कि ये जो अल्फा कण है वो सारे इससे गुजर जाएंगे, पर उन्होंने क्या पाया, तो उन्होंने इसके ठीक उल्टा परिणाम पाया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनका परिणाम क्या था। तो आप देख रहे हो इसमें से कुछ अल्फा कण सीधे गति करते हुए जो पन्नी है उससे बाहर निकल जा रहे हैं, कुछ कण कोण बनाते हुए टकराकर वापस चले जा रहे हैं, है ना, विक्षेपित हो जा रहे हैं मतलब। तो चलिए देखते हैं उनका परिणाम, उन्होंने क्या निकाला, उनको क्या परिणाम प्राप्त हुए इस प्रैक्टिकल से। तो फ्रेंड्स, पहला था कि अधिकतर मतलब तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, है ना, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है वो सीधे निकल जा रहे हैं। फिर कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये और ये, है ना, विक्षेपित हो रहे हैं। और तीसरा क्या पाया उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि आश्चर्यजनक रूप से
मतलब प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। ये भी देख लेते हैं कौन सा कण वापस आ गया। ये आप देख रहे हो, तो ये टकराकर उसी दिशा में वापस आ गया। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकाला गया? तो रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने मतलब उनके अनुसार यही साबित हुआ है ना उनके प्रयोग से, जबकि उनको उम्मीद कुछ और थी। फिर उन्होंने इस प्रयोग के द्वारा क्या निष्कर्ष निकाला? तो इसको मान लो, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप मान लो एक खुले मैदान में हैं और कोई बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है और उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने हैं, है ना। तो प्रत्येक पत्थर के दीवार के टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आँख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई किसी चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है ना। तो इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाले। तो पहला निष्कर्ष था परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, है ना। ये आप देख उनके प्रैक्टिकल में हमने देखा कि ये जो बाहर निकल जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद दूसरा क्या था कि निष्कर्ष था परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है, मतलब बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है। ओके, और तीसरा क्या पाया कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धन आवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये 3 निष्कर्ष निकाले। ठीक है, और प्राप्त जो आंकड़े हैं उसके आधार पर उन्होंने और ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। ठीक है, तो अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि हम आगे देखेंगे। रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया और उसके लक्षण क्या थे? तो लक्षण पहला था परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ओके, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला परमाणु के नाभिकीय मॉडल के द्वारा कि परमाणु का केंद्र जो है धन आवेशित होता है। केंद्र मतलब मध्य भाग, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि किसी भी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो कहाँ केंद्रित होगा? नाभिक में केंद्रित होगा। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा निष्कर्ष, दूसरे लक्षण क्या देखे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और तीसरा देखा कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ओके, तो ये 3 लक्षण उन्होंने बताए। फिर उनके प्रयोग में कुछ कमियां भी थी। उनके जो परमाणु मॉडल है उनमें कमियां क्या थी? तो उनकी कमियां थी कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। मतलब कोई भी आवेशित कण जो गोलाकार कक्षा में त्वरित होगा, है ना, तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा,
और इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या है, स्थायी है। ठीक है, तो ये क्या थी, यही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी। ओके, फिर रदरफोर्ड के मॉडल पर जो आपत्तियां उठी उनको दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में बताया। ठीक है, जो हम 4.2 के 3 में देखेंगे। तो ये क्या था, तो ये था बोर का परमाणुिक मॉडल। फ्रेंड्स, 1 मिनट हम इनके बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा। तो ई रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था और उनको नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। ठीक है, उन्होंने रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। ओके, और 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था इस खोज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं नील्स बोर के बारे में, नील्स बोर के बारे में। ओके, फ्रेंड्स, नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था और 1922 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो फ्रेंड्स, उनको भौतिक शास्त्र का कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। ओके, और 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, और प्रोफेसर बोर के लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनका नाम है, पहला है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या था, एटॉमिक थ्योरी, और तीसरा था द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 उनके पुस्तक थे। चलिए अब उनकी अवधारणाएं क्या थी ये भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, रदरफोर्ड के मॉडल पर जो आपत्तियां थी उनको दूर करने के लिए ही नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में अवधारणाएं प्रस्तुत की। जो पहली थी कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, ये हम डायग्राम से समझेंगे। नील्सन बोर का परमाणुिक मॉडल क्या था। तो ये आप देख रहे हो, ये उनके परमाणु का मॉडल था। ठीक है, जो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया कि जो बाहरी कक्षा है इसको n कहते हैं, n बराबर 4, फिर उसके बाद कक्ष m आता है, फिर कक्ष l और फिर कक्ष k, और बीच के भाग को नाभिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कक्षाएं या कोश k, l, m, n या संख्याओं 1, 2, 3 या 4 के द्वारा दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो यही क्या था, नील्स बोर का परमाणु मॉडल था। चलिए आगे देखते हैं 4.2 का 4 न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, हम 4.2 का 4 कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियोस को, ताकि अभी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।